पर पधार रहे हैं। कृपया रास्ता खाली कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य माननीय मंत्रीगण बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पार्पण अर्पित कर रहे हैं। कृपया आप सभी बैठ जाएं। आज बाबा साहब के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर महासभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में हम अपने माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय जयवीर सिंह जी, माननीय सी अरुण जी, माननीय सुषमा खरकवाल जी एवं अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलने तो दो। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और मूल्यों पर चलने के लिए पुनर्संकल्पित होने की हमें प्रेरणा देता है। जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई, सामाजिक न्याय की स्थापना और सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा पर विशेष जोर देना बाबा साहब का ये सूत्र वाक्य रहा है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं परंपरागत रूप से हम अपने माननीय मुख्य अतिथि को बुके देंगे। मैं डॉक्टर लालजी निर्मल प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। इसी प्रकार मैं अंबेडकर महासभा के प्रमोद कुमार जी से आग्रह करता हूं कि श्री ब्रजेश पाठक जी को बुके देकर स्वागत करें। मैं महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी से आग्रह करता हूं कि माननीय जयवीर जी को बुके देकर स्वागत करें। मैं सत्या दोहरे जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय सुमरण जी का बुके देकर स्वागत करें। सर्वेश पाटिल जी से आग्रह है कि श्री सुषमा खरकवाल मेयर महोदया का बुके देकर स्वागत करें और रामचंद्र पटेल जी उपाध्यक्ष वित्त विकास निगम श्री रामचंद्र पटेल जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय अतिथि का बुके देकर स्वागत करें। मैं आनंद द्विवेदी जी हैं, मैं अमरनाथ प्रजापति जी से आग्रह करता हूं कि उनका बुके देकर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौशल विकास और के लिए जो एक महत्वपूर्ण ओडीओपी योजना की शुरुआत की थी, जिसके कारण पूरे प्रदेश में जो परंपरागत रूप से पेशों से जुड़े हुए लोग थे, उनके हुनर और कौशल को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में एक प्रदीप वर्मा जी हैं, हमारे अंबेडकर महासभा समाज से जुड़े हुए, वो बाबा साहब की बनी हुई बांस की प्रतिमा देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। मैं प्रदीप वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि ये उनके हुनर का बड़ा अद्भुत नमूना है। प्रदीप वर्मा जी कृपया शीघ्र आ जाएं। आप प्लीज कैमरे के सामने नहीं जाइए भाई, लाने दीजिए उनको। हाँ? ये बांस की बनी बाबा साहब की प्रतिमा हस्तशिल्प का नायाब नमूना है। मैं अंबेडकर महासभा की ओर से डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर स्वागत करें। अब मैं अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष, इस महासभा को अर्श तक पहुंचाने वाले अपने लालजी प्रसाद निर्मल साहब, सदस्य माननीय सदस्य विधान परिषद
से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत भाषण अंबेडकर महासभा परिसर में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित विशेष श्रद्धांजलि सभा में मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूरे राष्ट्र के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी, हमारे समाज कल्याण विभाग के सितारे माननीय श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, लखनऊ नगर की जनप्रिय मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, हमारे उत्तर प्रदेश वित्त एवं विकास निगम के माननीय उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी और महानगर बीजेपी के अध्यक्ष भाई आनंद द्विवेदी जी, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे मित्रगण, छात्राएं और साथियों, आज पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे परिसर में भी परंपरागत रूप से पिछले 32 वर्षों से अनवरत हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। साथियों, 32 वर्ष के इस कार्यावधि में डॉक्टर अंबेडकर महासभा ने बड़े उतार चढ़ाव देखे। अगर सच कहें तो डॉक्टर अंबेडकर महासभा उत्तर प्रदेश के दलितों की लाइफलाइन और सामाजिक न्याय का केंद्र रहा है। यहां पर केवल हमने दलितों की चिंता ही नहीं की, यहां से हमने पिछड़े वर्गों की भी चिंता की थी और 6 दिसंबर 1993 को इसी परिसर से और इसी मंच से उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिए जाने की घोषणा हुई थी। यह वही मंच है जिसमें हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था और उन्होंने खड़े होकर के घोषणा की थी कि आज से उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को 27% की आरक्षण की घोषणा की जाती है। यह वही मंच है जहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में हरिजन शब्द का निषेध किया था। यह वही मंच है जहां पर श्रद्धेय अर्जुन सिंह जी, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, यहां पर आए थे और उन्होंने पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में आरक्षण दिए जाने की घोषणा इसी मंच से की थी। इसी मंच से परम आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये जो विशालकाय प्रतिमा आप देख रहे हैं, उन्होंने इस प्रतिमा को लगाया था और ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में उसमें बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा तालिबान ने तोड़ दी थी। हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने घोषणा की थी कि एक बामियान से भी ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी, जो कुशीनगर में लगाया जाना प्रस्तावित था।
लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुझे गर्व है आज हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। दलितों के गर्व हैं आप, और आपके नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान भी बढ़ा और उनका स्मारक भी बन रहा है। हमें लगता है अगले दिसंबर का कार्यक्रम हमारे स्मारक में ही होगा, क्योंकि स्मारक का काम लगभग पूर्ण हो गया है और ऑडिटोरियम बनने का कार्य प्रारंभ हो गया है। यह देश का पहला स्मारक होगा जिसमें विभिन्न गतिविधियां होंगी और उसका अपना एक सांस्कृतिक केंद्र भी होगा। उत्तर प्रदेश पहला देश है, पहला प्रदेश है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो सभी सरकारी कार्यालयों में लगाए जाने की अनिवार्यता कर दी गई है। 6 दिसंबर 2017 को महाराज जी ने इसी मंच से घोषणा की थी कि आज से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाई जाएगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो जिलाधिकारी को हो, चाहे एसएसपी के कार्यालय हो या कचहरी हो, प्राथमिक विद्यालय हो, पुलिस के थाने हो, सब जगह आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी हुई है, जिसे देख करके दलितों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक दौर ऐसा भी था जब दलितों को खून के आंसू पीने पड़े थे। हम लोग यहां पर दलित उत्पीड़न केंद्र बनाए हुए थे और नित्य प्रति 10 से 12 की संख्या में यहां पे दलित आते थे और कहते थे कि हमारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। और वह दौर था समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी। एक तरफ हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत प्यार करते हैं, हमारे इष्ट हैं वे, हमारी लाइफ लाइन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और आरक्षण, यह दलितों की जीवन रेखा है। और डॉक्टर अंबेडकर पर सबसे बड़ा जो आघात, अटैक, अपमान करने का कार्य किया समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। हमारे माननीय मंत्री असीम अरुण जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी उस पीड़ा को सोशल मीडिया पे व्यक्त किया था। कन्नौज मेडिकल कॉलेज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे बना हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम की वह पट्टिका कन्नौज मेडिकल कॉलेज से उखाड़ करके तोड़ा, जमीन पे फेंक करके उसे जूतों से रगड़ा। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी अखिलेश यादव के साथ में हैं। यही वह मंच है जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार ने आते ही उद्यान वाटिका से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम पट्टिका हटा करके उसे जूतों से रौंदा था। आज जहां जनेश्वर मिश्रा पार्क बना हुआ है वो पहले उद्यान वाटिका थी। यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से अंतरराज्यीय बस अड्डा था आलमबाग में, सरकार बनते ही डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया। कौन सा गुनाह किया था हमारे लोगों ने? कौन सा गुनाह किया था डॉक्टर अंबेडकर ने? माता रमाबाई का क्या अपराध था
कानपुर देहात जो माता रमाबाई के नाम से बना हुआ था, माता रमाबाई अंबेडकर जिला कानपुर देहात, माता रमाबाई का नाम आपने हटा दिया। संत रविदास को हम लोग पूछते हैं, पूरे देश के लोग पूछते हैं, भदोही में उनके नाम से जिला बना था, आपने संत रविदास का नाम हटा दिया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस प्रदेश के नेता हो सकते हैं, लेकिन दलित उन्हें दुश्मन मानता है। उन्होंने आते ही प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया, पार्लियामेंट में आरक्षण का बिल फाड़ दिया। आप क्या सोचते हैं, आरक्षण का विरोध करने वाले, आरक्षण का बिल फाड़ने वाले क्या कभी समाजवादी हो सकते हैं क्या? लोहिया ने दलितों का कितना समर्थन किया, दलितों के आरक्षण का समर्थन किया, और आपने पार्लियामेंट के भीतर हमारा रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया। हमारे दलितों के ऊपर तमाम मुकदमे लादे गए। तमाम जो दलित महापुरुष हैं, हमारे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, जिनके नाम पर केजी मेडिकल जो था, अंग्रेजों द्वारा किंग जॉर्ज के नाम से जो बना था, उसे छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जब रखा गया, तो सपा के प्रमुख ने क्या कहा था, अखबारों में छपा था उस समय कि ये साहू माहू कौन है। जैसे कमलनाथ ने कहा ये अखिलेश कौन है। तो ये मानसिकता महापुरुषों के प्रति, हमारे जो दलित महापुरुष थे उनके प्रति इनकी है, और हमारे आरक्षण के प्रति ये मानसिकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पार्पण कर रहे होंगे, पता नहीं किस मानसिकता से उन्हें डॉक्टर अंबेडकर को स्पर्श करने की हिम्मत पड़ती है। इन लोगों ने दलितों के ऊपर इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि सत्ता से बाहर हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी केवल सत्ता से बाहर हुए हैं, जिस दिन हर गांव का दलित यह जान गया कि इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उनके तस्वीर को जूतों से रौंदा, माता रमाबाई का नाम अपमानित किया, उस दिन, जिस दिन इस प्रदेश के सारे दलित, गांव-गांव के दलित जान जाएंगे, उस दिन राजनीति से इनका बुरिया बस्तर बन जाएगा। और अभी तो चुनाव हारते हैं, फिर जमानतें जब्त होंगी इनकी। आज के इस दौर में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं दलितों की तरफ से। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में, दलितों के ऊपर जो सांघातिक हमले होते थे, किसी का हाथ काट लिया, किसी का गला काट लिया, किसी का अपहरण कर दिया, आज दलितों की ये शिकायतें बंद हो गई हैं। जमीनों पर कब्जे की शिकायतें बंद हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी, आज दलित इस सरकार से इसलिए भी खुश है कि आज उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, मुझे अच्छी तरह याद है महाराज जी जो हाशिए के दलित हैं, उनके प्रति जो उनका लगाव है, खासकर से मुसहर समाज, जब मैं कक्षा 5वीं का छात्र था तो हमने अपने गांव में देखा था दावत के बाद,
शादी विवाह में जो दावतें होती हैं, पत्तल पे लोग खाना खाते थे। पत्तल पे खाना खाने के बाद जो पंगत बैठती थी, जब पंगत उठी तो पत्तल पर जो जूठन बची, उस जूठन को उठाने के लिए हमने कुत्तों और मुसहरों को एक साथ दौड़ते हुए देखा। यह दलित भारत की तस्वीर थी। यह इस प्रदेश के हाशिए की दलित की स्थिति थी। यह दर्द है। और आज महाराज जी, हम आप पे गर्व करते हैं, आप हमारे इष्ट हैं। आपने मुशहरों की दशा बदल दी। आज जिस भी मुशहर बस्ती में जाइए, उनके पक्के मकान हैं, उनके घरों में बिजली की रोशनी है, उनके घरों में गैस सिलेंडर से खाना पक रहा है, और उनके चेहरे पर जो हंसी दिखाई पड़ती है, उससे दिल बाग बाग हो जाता है। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, यह यूं ही नहीं है कि दलित सरकार के साथ है। आपकी जो भी योजनाएं हैं, चाहे आवास हो, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, इन योजनाओं के 70 से लेकर के 80% लाभार्थी दलित हैं। और इसलिए दलित आपके साथ हैं। और मुख्यमंत्री जी, अंत में इस बात के लिए आपको बधाई देते हुए, स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का आज मैं स्मरण करना चाहूंगा। उन्होंने अपने एक जो उनका भाषण का संकलन है, उसमें लिखा है कि जब भी मैं विदेशों में जाता हूं और वहां पर जब यह चर्चा होती है कि भारत में आज भी हाथ से मैला उठाने की प्रथा जारी है, तमाम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ, वाल्मीकि समाज और सफाई समाज के लोग, श्रद्धेय अटल जी ने लिखा है कि यह चर्चा सुनकर के मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मुगल काल से शुरू हुई ये प्रथा अंग्रेजों ने सांस्थानिक किया, रेगुलाइज किया, और आजाद भारत में भी यह प्रथा फली फूली। तमाम प्रयास हुए, लेकिन यह प्रथा समाप्त नहीं हुई। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन की घर घर शौचालय की योजना ने, मुख्यमंत्री जी, इस प्रथा को पूरे देश से लगभग समाप्त कर दिया। और यह दलितों को सबसे बड़ा उपहार था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इस मामले को लेकर के बड़े चिंतित थे। गांधी जी तो उनकी बस्तियों में जाकर के लगभग 2 महीने तक रहते भी थे दिल्ली में। तो आज मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के दलितों की ओर से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि आपका दलितों के प्रति जो स्नेह है, और समय समय पर हम दलितों की चिंताएं भी आपसे बताते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी अंबेडकर महासभा की कार्यकारिणी और तमाम दलित साथियों ने मुझसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं डालूं अनुसूचित जाति की जो सूची है, उसमें समय समय पर कुछ जातियों को इंसर्ट किया जाता है, समावेश किया जाता है। हम लोगों को उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो उनका भाषणों का संकलन खंड 14 है, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1936
में जो अनुसूचित जातियों की जो सूची संलग्न है उसको मैंने बड़ी मुश्किलों में बनवाया है और उसमें वे जातियां हैं जिनसे अस्पृश्यता की जाती थी, छुआछूत किया जाता था। तो हमारे लोगों का ये कहना है कि जो भी जातियां इसमें शामिल की जाएं, उनमें यह जरूर देख लिया जाए कि क्या यह जातियां कभी छुआछूत से ग्रस्त थीं। सरकार का हर निर्णय हमें कबूल है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चूंकि हमारे दलित मित्र भी हैं, इसलिए हम आप अपने लोगों का दर्द आपसे कहते हैं। इस निवेदन के साथ हमारे कार्यकारिणी ने आपसे यह भी कहने का अनुरोध किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आप एक बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर के सपनों को आपने पूरा किया। माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर जब यहाँ पर अस्थियों का, बाबा साहब की अस्थि कलश को रख रही थी तो लगभग रो रही थी और उन्होंने कहा था, निर्मल, कोशिश करना कि यहां पर एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा स्मारक बने। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस सपने को आप पूरा कर रहे हैं। लखनऊ में इतना बड़ा स्मारक बनवा रहे हैं आप। हमारे लोग चाहते हैं कि उस स्मारक को लीज पर, पट्टे पर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट को दे दिया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन में जो भटकाव आ रहा है, जो हठवादिता और कट्टरवादिता सौंपी जा रही है, हम लोग उसका खंडन करें। लेखन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से हम वहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार करेंगे। विभिन्न गतिविधियां सांस्कृतिक केंद्र में होंगी। इसलिए हम उसको एक भव्य संस्थान बनाना चाहते हैं। विपස්සना केंद्र भी वहां बन रहा है, अतिथि गृह भी बन रहा है, ऑडिटोरियम भी बन रहा है, शोध केंद्र बन रहा है। पूरे देश में ऐसा संस्थान कोई नहीं है। बहन जी ने बड़े बड़े पत्थरों के स्मारक बनवाए, लेकिन एक भी अतिथि गृह नहीं है कहीं पर, एक भी सांस्कृतिक केंद्र नहीं है, चर्चा परिचर्चा का कोई स्थल नहीं है। लेकिन यह हमारे जो अंबेडकर स्मारक बन रहा सांस्कृतिक केंद्र, माननीय जयवीर सिंह जी जिसके मंत्री हैं और उनका बड़ा स्नेह है, हमारे लोगों के प्रति बड़ा प्यार करते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल सही कहा। बाबा साहब ने भी ये कहा था कि मनुष्य नश्वर होता है, उसी तरह विचार भी नश्वर होते हैं। जिस तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, उसी प्रकार जैसे एक पौधे को पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक विचार को भी प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। हम माननीय जयवीर सिंह जी को और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अम्बेडकर महासभा की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जो हमें तोहफा दिया है, इस समाज को जो उपहार दिया है, इसी बहाने बाबा साहब चर्चा के केंद्र में आएंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय श्री असीम अरुण जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तरीके से हम लोग भारत माता का स्मरण करें। भारत माता की, भारत माता की। और भारत माता के सच्चे सपूत बाबा साहब का भी स्मरण करते हैं। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। आज की इस सभा में जब हम सब एकत्रित हैं बाबा साहब को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, इस मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे
उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी भाई साहब, आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, हमारे संस्कृति के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, जिनका उद्बोधन हमने अभी सुना, और बाबा साहब के जीवन से, उनके दर्शन से आपने प्रेरणा लेकर के अपनी बात कही, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। श्री आनंद द्विवेदी जी, श्री विश्वनाथ जी, हमारे अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष, श्री अमरनाथ प्रजापति जी, उपस्थित सभी देवियों साथियों, आज हम सब के लिए बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेने का दिन है। हम व्यापक तौर पे देखें तो अर्थव्यवस्था, विधि, श्रम, महिलाओं का सम्मान, सामाजिक न्याय, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे बाबा साहब ने अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर एक ऐसा दर्शन देश के सामने प्रस्तुत किया जिस पटरी पे चलते हुए आज हमारी विकास यात्रा यहाँ तक आई है। हम सब के लिए और भी गौरव की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने एक संकल्प लिया है कि भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर के खड़ा करना है। उत्तर प्रदेश के जो विकास के मानक है वो विकसित राष्ट्रों के मानक के अनुसार होंगे, ऐसा संकल्प आपने लिया है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं व्यक्तिगत अनुभव से कहूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे राजस्थान चुनाव में कोटा भेजा था और वहाँ पे जाकर के, और अब जब वहाँ चुनाव जीत गए तो मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि लगातार लोगों की आशा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं आएगी, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री भी हमको मिलेगा, ऐसी आशाएं सबकी थीं। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज तीनों राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की व्यापक बहुमत की सरकार बनी है, सब लोग योगी जी जैसा मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। गौरव की बात इसलिए भी है कि केवल भारत को मोदी जी ने जो संकल्प लिया है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का, उसका 1/5 हिस्से का संकल्प आदरणीय योगी जी ने लिया है, यानी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है। अब ये 1 ट्रिलियन तो एक बड़ा सा अंक लगता है, इसको समझने के लिए जरूरी है कि हमको हर घर की आय बढ़ानी है। हर घर की आय को 3 से 4 गुना हमको बढ़ाना होगा, तब हम इस बड़े संकल्प को पूरा कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरा होगा भी, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है जो मोदी जी ने नारा हमको दिया है, सबका साथ और सबका विकास। ये नारा नहीं है केवल, ये हमारी नीतियों का सिद्धांत है। कोई भी योजना बनती है तो ऐसा नहीं कि उसमें अंत में सोचा जाता है कि इसमें कुछ सामाजिक न्याय का प्रबंध भी कर दो। नहीं नहीं, सामाजिक न्याय तो बिल्कुल नींव के साथ रहता है हर योजना में। और सबका साथ सबका विकास के साथ साथ जो डबल इंजन की सरकार हमारी काम कर रही है, उसमें गार्ड का डिब्बा भी रखा गया है। इसका काम यही है कि कोई व्यक्ति पीछे ना छूट जाए, कोई डिब्बा पीछे ना छूट जाए, यानी कोई वर्ग पीछे ना छूट जाए, इस प्रकार काम हो रहा है। बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए काम किया, सबसे पहले मैं उसको स्मरण करना चाहूँगा। बाबा साहब ने जब हमारा संविधान हमको दिया तो प्रत्येक व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार दिया। ये सुनने में हमें बड़ी सामान्य सी बात आज लगती है, लेकिन 1949 में तमाम ऐसे विकसित देश थे, अमेरिका भी के कई राज्य थे जहाँ पे महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने समय से आगे बढ़ते हुए ये काम किया। महिलाओं को बराबर वेतन मिले, इसके लिए उन्होंने जब 1931 में एक व्यवस्था हुई थी अंग्रेजों के समय, उसमें उन्होंने इसका कानून बनवाया, इसका प्रबंध किया। हिंदू कोड बिल लाए वो 1956 में, वो कानून बना जिसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा देने का उन्होंने प्रबंध किया। और इससे प्रेरणा लेते हुए आज आदरणीय मोदी जी ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमको दिया है, ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि अब लोकसभा में, विधानसभा में, अन्य निकायों में 1/3 हिस्सा बहनों को मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा संकल्प है, ये बहुत तेजी से हमको आगे लेके जाएगा। अक्सर ऐसी गलती होती है कि बाबा साहब को केवल सामाजिक न्याय का प्रणेता, आरक्षण की व्यवस्था देने वाले शिल्पकार के रूप में याद किया जाता है। ऐसा करके हम बाबा साहब के कद को छोटा करते हैं। मैं अगर उनके द्वारा श्रमिकों के सम्मान के लिए कार्य किए गए उसको याद करूं तो 1936 में उन्होंने एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव रखी और उसके जरिए आगे काम करते हुए उन्होंने जब कानून बनाए तो साप्ताहिक अवकाश या पेड लीव, वेतन सहित छुट्टी का प्रबंध उन्होंने किया। उस समय
मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं था, जेल में डाल दिया जाता था, उसका अधिकार उन्होंने दिया। लेकिन अब आप देखें तो डबल इंजन की सरकार ने श्रमिक कानूनों को पूरी तरीके से आधुनिक कर दिया। जहां बहुत सारे कानून थे आज़ादी के पहले के पड़े हुए थे, उनको सबको समाहित करते हुए छोटे कानून बनाए, आसानी से समझ में आने वाले कानून बनाए और ताकतवर कानून बनाए हैं। अभी आदरणीय निर्मल जी हम लोग के सामने इस बात को रख रहे थे कि अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोग जब जय भीम का नारा लगाते हैं तो बड़ा अचरज हमको होता है। बाबा साहब के नाम पे, अन्य महापुरुषों स्त्रियों के नाम पे जितने भी जिले थे, जितने भी संस्था थी, जितने भी पार्क थी, उनको आपने नाम को काटने का काम किया। आज 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। हम जरूर मांग करेंगे, अपेक्षा करेंगे अखिलेश जी से कि सबसे पहले माफी मांगे बाबा साहब से, सबसे पहले माफी मांगे उन सभी महापुरुषों से, स्त्रियों से जिन्होंने सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाया। और अगर उनको लगे माफी वो दे रहे हैं तब जय भीम का नारा लगाने के बारे में सोचें, वरना ये खोखली बातें सबको साफ दिखती हैं, इसमें कहीं कोई झांसे में आने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, शायद अब्राहम लिंकन जी ने कही थी कि अगर किसी के चरित्र को परखना है तो उसको ताकत दे दो। इफ यू वांट टू टेस्ट समबडी गिव हिम पावर। तो जब इनको पावर मिली तो क्या काम किया ये हमारे सामने सूची है। और आपने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पावर दी, पावर में सेवा का मौका दिया, तो हमारे पास एक लंबी सूची उपलब्ध है। जहां बाबा साहब के नाम पे एक अंबेडकर ग्राम योजना विकास के लिए चलती थी, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको बंद किया। आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने हमको उससे बहुत बड़ी योजना दी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के रूप में। उत्तर प्रदेश के 10,000 से ज्यादा गांव उससे लाभ ले रहे हैं। और वो केवल सड़क बनाने की योजना नहीं है, वो शिक्षा, स्वावलंबन, हर चीज को उसमें समाहित किया गया है और सड़क को भी उसमें रखा गया है। ऐसे 10,000 गांव आज लाभ ले रहे हैं। तो ये अंतर हम सब के सामने है, इसको हमको समझना है। लेकिन विकास यात्रा में हम लोग को तेजी से आगे बढ़ना है। बाबा साहब से सबसे बड़ी प्रेरणा हमको मिलती है, वो एक छात्र थे, जीवन भर उन्होंने सीखने की कोशिश की। और आज जब हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अमृत काल में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी चेष्टा है कि हम विश्व गुरु बने। तो विश्व गुरु में विश्व शिष्य बनना निहित है। जब हम दुनिया से सीखेंगे, हम अपने आसपास से सीखेंगे, तब हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जो ग्लोबल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, और तब हम विश्व गुरु बनने की राह पे होंगे। तो बाबा साहब निश्चित रूप से एक विश्व गुरु थे। उन्होंने जो संविधान हमको दिया, हमारे भारतीय संविधान के बाद जितने भी संविधान बने, उन्होंने ज्यादातर अंश हमारे संविधान से लिए। ये विश्व गुरु होने का सबसे बड़ा एक प्रमाण है। और खासकर सामाजिक न्याय की जो रूपरेखा, जो मॉडल बाबा साहब ने दिया, वो तो हमारे संविधान के बाद में जो संविधान आया उसने इसी मॉडल को लिया। तो बाबा साहब सही मायने में विश्व गुरु थे और हम सब के लिए स्मरणीय है, पूजनीय है। और आज के इस अवसर पे 6 दिसंबर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सब न सिर्फ उनको याद करते हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी इसी प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं, समाज को जोड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हम सब कामना करते हैं, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय योगी जी के हाथ और मजबूत हो, उनका संकल्प जो उन्होंने लिया है वो पूरा हो। और हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, मुझे विश्वास है आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बाबा साहब के व्यक्तित्व के और भी फलक थे, जितने उनके व्यक्तित्व के बहुआयाम थे, उस पे बारे में प्रकाश डाला। बिल्कुल बात सही है, बाबा साहब ने मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, महिलाओं के लिए जितना किया है, बल्कि एक आधुनिक भारत के आधारशिला के रूप में भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी परियोजनाओं की आधारशिला भी उन्होंने परिकल्पना की आधारशिला रखी। एक उनका बड़ा बहुआयामी व्यक्तित्व था। और अल्टीमेटली जो भारत का संविधान है, बाबा साहब ने संविधान के बारे में कहा था कि संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का माध्यम है। तो जो उन्होंने इस देश को एक संवैधानिक दर्शन दिया, एक लोकतंत्र का रास्ता दिया, उसके माध्यम से हमने अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस संविधान के माध्यम से खोजा है। अब अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को सादर ससम्मान आमंत्रित करता हूँ।
भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंचासीन यशस्वी ओजस्वी और जिन्होंने उत्तर प्रदेश को नए आयाम देने का काम किया है, ऐसे यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी CM आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय असीम अरोड़ा जी, जिन्हें आप सुन रहे थे, इस कार्यक्रम को लगातार अम्बेडकर महासभा के स्थल पर आपको हमें सबको रूबरू कराने का काम निरंतरता के साथ कर रहे आदरणीय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उपस्थित लखनऊ की सम्मानित मेयर, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष जी, प्रजापति जी, अम्बेडकर महासभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रांगण में मौजूद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के अनुयायियों, आप सबको इस बात के लिए गर्व और फख्र होना चाहिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने दुनिया का श्रेष्ठतम संविधान भारत को देकर के एक नया देश के लिए और दुनिया के लिए ऐसा आयाम खड़ा करने का काम किया, जिसने श्रेष्ठ संविधान के साथ साथ देश के रहने वाले दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की चिंता करते हुए उन्हें समता समानता के साथ अधिकार देने और आरक्षण का सुनिश्चितता करने का प्रावधान करने का काम किया। ऐसे महान विचार वाले, महान सोच वाले नेता के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम केवल इतना सा निवेदन करना चाहते हैं कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच थी, उनके जो आदर्श थे, उन्होंने जो परिकल्पना की थी, उनको साकार स्वरूप देने का कोई काम कर रहा है। तो आज देश में आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज हमें गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। आप हम सब देख रहे होंगे कि दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों को, गरीब लोगों को चाहे भरण पोषण करने की चिंता की बात हो, उनके अधिकारों को दिलाने की चिंता की बात हो, चाहे उन पर जुल्म जाति करने वालों को कानून के कटघरे में खड़ा करने की बात हो, आदरणीय योगी जी के कार्यकाल, नेतृत्व के कार्यकाल में, सरकार में किसी की हैसियत नहीं है कि हमारे कमजोर और गरीब लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार करने का काम कर ले। आज भेड़ और बकरी और शेर एक घाट पर पानी पिलाने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व हुआ है। और यही नहीं, लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार करके उन वंचित वर्ग के, उपेक्षित वर्ग के, दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों को चाहे आवास की व्यवस्था हो या अन्य लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी योजनाओं को निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ उनके चेहरे तक पहुंचाने की बात हो, ये चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी दलितों के खिलाफ उन पर जुल्म अत्याचार की घटना नहीं हो रही है। और देश में भी दलित समाज पर सबसे कम उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं। और इन 6 सालों में जिस प्रकार से इस उपेक्षित और वंचित समाज को न्याय, विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का काम केंद्र में बैठी सरकार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कर रही है, निश्चित रूप से मैंने पूरा भरोसा है कि जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने सोचा था, समता समानता का जो संकल्प लिया था, जो योजना बनाई थी और जिसके लिए उन्होंने संविधान में स्पष्ट रूप से व्याख्या भी की थी, उसको धरातल पर उतारने का काम इन सरकारों के कार्यकाल में हो रहा है। आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने दलितों के कल्याण के लिए, उपेक्षित समाज के लिए, गरीबों की भलाई के लिए जिस तरीके से वे कानून का राज स्थापित करने की बात हो, विकास की योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाने की बात हो या जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, उसके लिए कहना हम लोग केवल यही कह सकते हैं कि कोरोना काल से लेकर आज की तिथि तक उत्तर प्रदेश और देश में हमारी सरकारों ने किसी को भी भूखे पेट
नहीं सोने दिया है। एक एक दरवाजे तक तमाम खाद्यान्न योजनाओं का लाभ निःशुल्क रूप से पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री को एक बार मैं पुनः इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उपेक्षित, दबा कुचला, शोषित, पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए जिस तरीके से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उत्तर प्रदेश में एक समता समानता का समान पैमाना लागू हो गया है। मैं आप सबको हृदय से, आप सबकी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री को बधाई भी देता हूं और पुनः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को श्रद्धा के समर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि उनके बताए हुए मार्ग पर आप सब लोग उसका अनुसरण करते हुए देश की तरक्की में और भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं पुनः इस कार्यक्रम पर आप सबको यहाँ पधारे हैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा। बाबा साहब एक बहुत बड़े सोशल डॉक्टर भी थे। उन्होंने अपने संवैधानिक दर्शन से भारत के समाज में जो परंपरागत रूप से जो रोग थे, जातिवाद, भेदभाव, शोषण, उनका बड़ा सफल इलाज किया। उन्होंने एक बात कही थी, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा होती है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा दी जानी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में जो कानून का राज कायम किया, कानून और व्यवस्था को एक सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिसके कारण इस देश में, इस प्रदेश में एक संदेश गया है जो समाज के गरीब वंचित हैं, उनका जीवन जीने का रास्ता बहुत आसान हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ माननीय मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य कतारधर्ता अंबेडकर महासभा को बहुत लंबे समय से सिंचित करने वाले सदस्य विधान परिषद आदरणीय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, आदरणीय अमरनाथ प्रजापति जी, आदरणीय विश्वनाथ जी, आदरणीय प्रमोद कुमार जी, आदरणीय बहन डॉक्टर सत्या दोहरे जी, माननीय विधायक आदरणीय योगेश शुक्ल जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों की गुलामी के समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के साथ साथ भारत के करोड़ों वंचितों, पीड़ितों, दलितों की लड़ाई को संविधान की रचना करने के बाद अंतिम प्रारूप देने का काम किया। आज हम कह सकते हैं जो हमें अधिकार मिले हैं, चाहे वोट देने का अधिकार हो, चाहे कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, यह सब करने का अधिकार यदि हमें मिला है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करते समय तय किया था कि जम्मू कश्मीर को कुछ समय के लिए हम विशिष्ट राज्य का दर्जा देते हुए वहां पर दो प्रधान स्वीकार करेंगे। लेकिन आजादी के 70-75 वर्षों के बाद में यदि बाबा साहब के सपने को कोई पूरा कर सका
तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा किया। आज हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारा सिरमौर बनकर के पूरी दुनिया में भारत माता का मस्तक ऊंचा करते हुए झंडा फहरा रहा है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि हमारे अनुयायियों यदि इस आंदोलन को आगे न ले जा पाना तो इसको यहीं रोक देना, पीछे कदापि न जाने देना। मैं अम्बेडकर महासभा के मुख्य कर्ता धर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्हें अपनी मेहनत के बदौलत भले ही अत्याचार सहे, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे अन्य सरकारों में, लेकिन आंदोलन को, मूवमेंट को पीछे नहीं जाने दिया। आज हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम अम्बेडकर महासभा के अनुयायियों ने करके दिखाने का काम किया है। दुनिया में जहां जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्मारक थे, इन आजादी के 70-75 वर्षों के बाद भी किसी ने भी उनको व्यवस्थित ढंग से स्मारक बनाने का काम नहीं किया। चाहे मध्य प्रदेश में महू हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे लंदन के अंदर हो, बाबा साहब जहां पढ़े थे। आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूरी तरह से व्यवस्थित स्मारक देने का काम यदि किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर करके दिखाने का काम किया। सबको पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला, जिसकी चर्चा निर्मल जी कर रहे थे। देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी निःशुल्क राशन कोरोना महामारी से अब तक मिल रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में पैसा देकर के भी आटा नहीं मिला, लाठियां बज रही। आप सोचिए क्या परिवर्तन, युग परिवर्तनकारी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच को धरातल पर उतारने का काम किया। दो बातें कहकर के बाद समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी आवश्यक कार्य से जाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश की आजादी के बाद पहला चुनाव लड़ रहे थे। आप सोचिए कांग्रेस पार्टी कितनी धोखेबाज पार्टी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निजी सचिव को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने चुनाव चिन्ह पर लड़ा करके बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया। बाबा साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों से सदा होशियार रहना मेरे अनुयायियों, इस पार्टी के चवन्नी के भी सदस्य मत बनना। यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है। इसलिए मेरे अम्बेडकर महासभा के अनुयायियों आपसे कहना चाहता हूं, देश के अंदर तरह तरह की ताकतें हैं जो आपका वोट लेने के लिए तरह तरह के लुभावने वादे करेंगे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक, संविधान के मुताबिक देश प्रदेश को कोई आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए आप सबको एकत्रित होकर के अपने मिशन को देखते हुए कि हम मिशन के पीछे झंडे को झुकने नहीं देंगे, भारत माता की आन बान शान को झुकने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बाबा साहब की सोच के मुताबिक धरातल पर उतारने का काम किया है। आज किसी की भी हैसियत नहीं है कि गरीब आदमी की तरफ बुरी नजर से देख ले। समभाव से प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है। अब छोटा बड़ा नहीं, गरीब अमीर नहीं, जो माननीय मोदी जी की सोच के मुताबिक सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः मैं बाबा साहब के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बाबा साहब, बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बिल्कुल सही कहा। बाबा साहब ने भी ये बात कही थी, अ ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम द एमिनेंट वन इन दैट ही इज रेडी टू बी द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि एक महान व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस रूप में अलग होता है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल इस समाज के लिए नहीं बल्कि सभी समाजों के लिए जो काम किया है, जो उन्हें धरातल पर उतारा है, उनके सपनों को, महापुरुषों के सपनों को हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को ससम्मान सादर आमंत्रित करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता के महान सपूत, भारत के संविधान सभा के शिल्पी, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की महापरिनिर्वाण
दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति विभाग के मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, सदस्य विधान परिषद और अध्यक्ष डॉक्टर आंबेडकर महासभा ट्रस्ट डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, आंबेडकर महासभा के महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सभी अनुयायीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, भारत माता के महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उनके कोटेशन यहां जगह जगह लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज जब कुछ लोग भारत को कोसते हैं, भारतीयता का अपमान करते हैं, जाति के नाम पर समाज में खाई को चौड़ा करने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। याद करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी लालच देने का कार्य हुआ था, लेकिन बिना झुके, बिना डिगे वे भारत और भारतीयता के लिए कार्य करते रहे। और आज यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए देश के अंदर हजारों की संख्या में स्मारक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी जब भी किसी दबे कुचली समाज की आवाज को बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है, वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम। पूरी दुनिया के अंदर हर वह दबा कुचला व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो वह नाम वह स्मरण करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निज सपनों को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पंच तीर्थों की स्थापना का कार्यक्रम हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। हमने समाज को जाति के आधार पर नहीं, हमने तो समाज को उसकी आवश्यकता के अनुरूप हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर कमजोर व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है और सरकार उसको संबल प्रदान करेगी। इस दृष्टि से सरकार ने उसको अपना सहयोग देना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, 2014 के पहले एक सपना होता था आवास। आवास के नाम पे लोग किस प्रकार का मजाक बनाते थे। 20,000 में कोई आवास बन पाता है क्या?
और जो नहीं बना पाता था उसके ऊपर अलग से कार्रवाई हो जाती थी। आज देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों के पास अपना पक्का आवास है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर आवास की सुविधा दी है। और अभी भी एक लक्ष्य है कि जो बचे हैं उनको भी उपलब्ध करवाएंगे। गांव हो या शहर, हर दलित को, हर वंचित को, हर गरीब को इसकी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। शौचालय बने, 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय के निर्माण का कार्य, मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह बंद करते हुए उसका उपचार था, उसका विकल्प था हम हर घर में शौचालय बनाए। ये कुप्रथा पे प्रहार तो था ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों, दबे कुचले समाज को बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की उन बीमारियों से मुक्त करने का एक अभियान भी था, जिसका पैसा आज उसका बचता है, परिवार खुशहाल होता है। याद करिए कि हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पहले की सरकारें क्यों नहीं दे रही थी? सरकारें तो वे भी चला रहे थे। दुर्भाग्य से कोरोना अगर 14 के पहले आया होता, क्या होता? कोई बच पाता? आप होते या हम होते, कोई बच पाता? क्योंकि सरकार स्वयं भाग गई होती। सरकार के पास कोई दृष्टि नहीं थी। मैं बार बार उल्लेख करता हूं, 1977 में एक बीमारी आई थी उत्तर प्रदेश में, इंसेफ्लाइटिस की। 40 वर्ष में इस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हुई थी, और इस बीमारी से 90% मौत दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के होते, बच्चों की होती थी। आज जब डबल इंजन की सरकार आई, एक साथ मिलकर काम किया, भाइयों बहनों, आज इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। अगर स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय नहीं बनते, हर घर नल योजना में पेयजल की व्यवस्था नहीं होती, व्यापक अभियान दोनों सरकारें मिलकर के नहीं चलाती, इंसेफ्लाइटिस कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे ही कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीडरशिप स्वयं अपने हाथों में लेकर के एक एक कार्यक्रम की निगरानी की। गरीब को राशन मिलना तो राशन उपलब्ध कराओ, काम नहीं तो भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराओ, बीमार हो गया तो टेस्ट करो, उपचार की आवश्यकता तो फ्री में उपचार दो, और भाइयों बहनों फिर फ्री में वैक्सीन भी दिया तो फ्री में राशन की सुविधा भी दी। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। दुनिया में बड़े बड़े विकसित देश हैं, प्रति व्यक्ति आय वहां दुनिया की सर्वाधिक है, लेकिन वे अपने लोगों को नहीं बचा पाए, क्योंकि सबसे प्रभावी 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के अंदर विकसित करवाई, और भारत के हर नागरिक को बिना भेदभाव के इन सुविधाओं का लाभ दिया। सरकार पहले चेहरा देख करके कार्रवाई करती थी, चेहरा देख करके लाभ देती थी। कोई दलित समर्थक होता था, कोई दलित विरोधी हो जाता था, लेकिन जो विरोधी थे वे तो विरोधी थे ही, जो समर्थक बनने का काम करते थे वे भी काम पक्ष में नहीं कर पाते थे, वे भी झुंझुना पकड़ाने का प्रयास करते थे। उनके नाम पे अपनी रोटी तो सेकते थे, लेकिन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम नहीं कर पाते थे। पहली बार आपने होगा तब मोदी जी ने जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, एक ही नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। आप मुझे बताओ, जो बार बार नाम जपे और करे कुछ नहीं, वो बड़ा है, या जो अपने नारे को प्रभावी ढंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया।
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। 26 नवंबर की तिथि को अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। वे संविधान के शिल्पी थे, कोई संदेह नहीं, लेकिन समाज की एकजुटता के लिए सब कुछ, हर एक काम देश के नाम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही सपना था, यही संकल्प था। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। हम सबको इसके बारे में गांव-गांव जाकर के बताना होगा और मैं आपको इस बात के लिए फिर आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हमने पहले भी कहा कि सरकार हर गरीब के साथ, हर वंचित के साथ, हर दलित के साथ खड़ी है, उनको उनका अधिकार देने के लिए तैयार है। कोई मुसहर के बारे में पूछता था प्रदेश में? बनटांगिया के बारे में कोई पूछता था? चेरो, थारू, कोल, तब कोलों का इतिहास तब का जब अकबर राम से का इतिहास है, कोई पूछता था? अहरिया, सहरिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां, छोटे छोटे समुदाय हैं, एक सीमित क्षेत्र में हैं, आवाज दबा दी जाती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनके उत्थान के लिए कार्ययोजना बनाने की बात कही थी। 70 साल तक इनको वोट देने का तक अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यहां पे कार्रवाई शुरू की। हर उस दलित और वंचित के पास, वो मुसहर हो, कोल हो, भील हो, चेरो हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, इनके पास, हर एक के पास अपना मकान होना चाहिए, जमीन का पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना शौचालय होना चाहिए, उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उनके पास पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, उनको फ्री में राशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उनके पास जॉब कार्ड भी होना चाहिए और उनको शासन की हर एक योजना से जोड़ने का काम भी होना चाहिए। 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास को हम ये मानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रयास है, उनकी कृपा है, उनकी प्रेरणा है, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हर एक क्षेत्र में आपको सुविधा मिल रही, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए एक नई ताकत मिल रही है और इसलिए जिससे कोई भेदभाव न करने पाए, समाज में किसी प्रकार की कोई अस्पृश्यता न हो, इसको पूरी तरह समाप्त करना है, इसको आगे बढ़ा करके हमें अपने देश को मजबूत करना है, जिससे बाबा साहब का मिशन वह देश का मिशन है और व्यक्ति का मिशन नहीं, देश का मिशन है, भारत की मजबूती का मिशन है, भारत की एकता और अखंडता का मिशन है, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का मिशन है और उस मिशन के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए फिर आपको आश्वस्त करता हूं, जहां भी अभी जमीन के पट्टे नहीं मिल पाए हैं, हमने पहले कहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो जो दलित, जो वंचित, जो गरीब वहां पे अपनी झोपड़ी या अपना मकान बनाया है, उसको वहीं पे वो जमीन का पट्टा देकर उसके लिए पक्का मकान बना दो। आरक्षित श्रेणी की है तो पहले उसे जमीन का पट्टा देकर उसका मकान बनाओ, तब उनको वहां से पुनर्वास करो। भाइयों बहनों, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार,
और सम्मान के साथ जीने का यही अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। और इसके लिए मैं आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने जिन श्रमिकों के हितों की आवाज पहली बार बाबा साहब ने उठाई थी, उन श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। थोड़ा जाकर के देखिए। आप भी मैं कहूंगा एक बार अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करिए। श्रमिकों के बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसा विद्यालय उनके लिए बन रहा है। पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट उनके सामने फेल है। एक बार जाकर के देखिए, वहां उन बच्चों की आवाज को सुनिए, थोड़ा वहां देखिए। वहां पे असीम अरुण जी के नेतृत्व में आश्रम पद्धति के विद्यालय भी जिस मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, अभ्युदय कोचिंग के संस्थान जिस रूप में चल रहे हैं, आज अधिक से अधिक हमारा दलित बंधु और अब बच्चा जब कंपटीशन में पास करते हुए उस परीक्षा को पास करके हुए आता है और फिर कहता कि मैंने अभ्युदय से कोचिंग लेकर के मैं इस परीक्षा को पास किया हूं, लगता है कि देखिए इसका यह अधिकार होना चाहिए था जिसको पहले वंचित किया जाता था। भाइयों बहनों, ये एक सरकार का प्रयास है और इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। आज ये कार्यक्रम केवल यहीं पे नहीं हो रहा है, यहां पे तो डॉक्टर लालजी प्रसाद जी यहां पे एक कार्यक्रम 31-32 वर्षों से करते रहे हैं, तो हम लोग इसी को सरकारी कार्यक्रम के साथ बना लेते हैं। लेकिन हर जनपद में सरकार का जियो जारी हुआ है। हर आयोजन, हर संस्थान में, हर स्कूल कॉलेजेस में, हर एक सरकारी कार्यालय में ये आयोजन हो रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि छुट्टी नहीं, और महापुरुषों की तस्वीर को सामने रख करके संकल्प लो। उनके संकल्प क्या थे, उनकी प्रेरणा क्या थी? उनकी प्रेरणा हमारा संकल्प बनना चाहिए और उसी संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इन कार्यक्रमों को प्रदेश भर में कर रहे हैं, देश भर में कर रहे हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह राष्ट्रपति जी भी, प्रधानमंत्री जी भी, उपराष्ट्रपति जी भी, हमारी तमाम केंद्रीय मंत्रीगण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकले थे। संसद में अलग से कार्यक्रम हो रहा है। ये चीजें हमें दिखाती हैं कि एक महामानव थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और उस महामानव ने देश और समाज के लिए जो काम किया है वह आज भी हम सब की प्रेरणा है। और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम सबको मिलकर के अपने देश को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करना चाहिए। जो विभाजन करने वाली ताकतें हैं, बांटने वाली ताकतें, उनसे सावधान होना होगा और हमें मिलकर के बाबा साहब के उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर हर दलित के लिए, हर वंचित के लिए, हर गरीब के लिए, हर कमजोर के लिए, हर दबी हुई आवाज को आवाज देने के लिए हमेशा आगे काम करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार हमेशा आपके साथ में है। और मैं लालजी प्रसाद जी को बोलूंगा कि वे भी यहाँ पर हैं और पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी भी यहाँ पर भी हैं और असीम अरुण जी भी हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, तीनों का दायित्व बनता है कि जो लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हम अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने जा रहे हैं, उनका स्मारक का एक केंद्र बनाने जा रहे हैं। अभी से तैयारी करिए कि अगले आने वाले समय के कार्यक्रम हमारे वहां बने, वहां से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार दर्शन पर शोध करने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था प्रारंभ हो। वहां पे कुछ अच्छे कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के कार्यक्रम को हम वहां पर स्थापित कर सके। ये कार्यक्रम वहां पे होते, वहां पे अब उसका केंद्र बिंदु वहां पे हमें बनाने की तैयारी भी करनी चाहिए, जिससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी ढंग से हम आगे कार्य कर सकेंगे। आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अम्बेडकर महासभा के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उन्होंने एक अच्छा सम्मानजनक स्थान बनाया है। आने वाले समय में ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज ये परिस्थिति हम सबको बताती हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।